4 साल हो गए, 5 साल हो गए मुझे। मैंने आज तक ऐसा पॉडकास्ट नहीं किया है। आप तो पूरा गांव रेड लाइट बता रही हैं। जी वैश्यावृत्ति की परंपरा कह रही हैं आप। जी। परंपरा पॉजिटिव चीज़ होती है, पर एक पॉजिटिव वर्ड है। आप उस गांव में देह व्यापार को परंपरा माना जाता है। जो बच्चे हैं उनको पता भी नहीं है कि उनके बाप कौन है। एड्स वगैरह की बीमारी जैसी भी चीज़ें हो गई थी। वहाँ के मर्द काम ही नहीं करते हैं, औरतों के वैश्यावृत्ति के काम भी जीते हैं। बाप भाई ही अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को दलालों के पास बेचते हैं। 200 से 300 औरतें इस व्यापार के अंदर है। कोई रोकता नहीं इसको, सरकार की तरफ से कोई देखता भालता नहीं, मना नहीं करता, कोई पुलिस कोई प्रशासन कुछ नहीं है वहाँ पे। वो सरकार का कोई ध्यान नहीं है गांव की तरफ। स्कूल और आंगनवाड़ी जैसी जगहों पर भी देह व्यापार होना चालू हो गया था। एक औरत थी जिसकी बेटी थी और पता नहीं था कि उसका उस बेटी का बाप कौन है। तो जब वो बूढ़ी हो गई और उसकी डेथ हो गई, तो जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसके साथ दलालों ने शोषण किया और इन्हें गामना बच्चे पेड़ पर नंगू કરીને लटका भी नाई को। एक मिनट, आप गुजराती में बोल रही हैं फिर से? क्या आपने क्या कहा? वो जो लड़की थी एक ट्रक ड्राइवर था, मेरी बहन का ग्राहक। उसने उसके साथ बात की थी कि मेरी छोटी बहन है, उसको पढ़ाई के लिए जाना है, तो वो उससे 50-100 रुपए कम लेती थी। डिस्काउंट फॉर ड्रॉपिंग यू टू द स्कूल। आई मीन, या गिव हर सम वाटर प्लीज। थोड़ा पानी पीजिए आप। मैंने एक शेर सुना था, जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोटी, उस खेत के हर दाने गंदुम को जला दो। यानी जिस खेत से किसान को रोटी नहीं मिलती है, उसके हर गेहूं के दाने को जला देना चाहिए। आई फाइंड दिस इंटरव्यू इज वेरी इमोशनली ड्रेनिंग फॉर मी। आई मीन, आई हैव नॉट, एज आई सेड कि मैंने इससे पहले बहुत से इस किस्म की बातचीतें की हैं, बट ये इस लड़की ने ज़मीर को हिला दिया है। और मैं सिर्फ आप सब लोगों से यही सवाल कर रहा हूँ कि इस देश में जहाँ देवियों की पूजा होती है, जहाँ पैरों के नीचे जन्नत समझी जाती है, वहाँ औरतों के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए, बच्चियों के साथ। वादिया के बारे में इससे पहले अखबारों में कभी कभार कुछ खबरें छपी हैं, जैसे कि सामूहिक लग्न के बारे में आपने सुना इनसे। कुछ लोगों ने हाईवे के ऊपर इस रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट कह रहे हैं जाना है, और बहुत से लोगों ने देखा भी, ऑनलाइन भी हमने काफ़ी खबरें पढ़ी हैं। लेकिन ये पहली मर्तबा हमने आपको एक विक्टिम का इंटरव्यू सुनाया है। उस गांव से, उस प्रताड़ना से गुजरने वाली एक बहुत ही दुखी लड़की की खुद के पर्सनल अकाउंट आपके सामने पेश किया है, जो अभी अब तक कहीं आपने देखा नहीं, सुना नहीं, किसी को पता नहीं। ये अपने आप में एक बहुत ही एक्सक्लूसिव स्टोरी है। अ पावरफुल मैसेज कमिंग फ्रॉम एन एक्सप्लॉइटेड गर्ल, ताकि आप सब लोग जो है वो जागें, आप सब लोग बाखबर हो जाएं कि ये यहाँ हमारे देश में इस गुजरात के इस वादिया गांव में हो रहा है। बट वी ऑल नीड टू बी प्रोटेक्टिव, वी ऑल नीड टू बी अवेयर एंड अलर्ट। आप इसको कहानी सुन के मत देखिएगा, आप इसको एक मैसेज देखिएगा, आप इसको एक मिशन के साथ देखिएगा। धन्यवाद। आपने कुछ हफ्ते पहले सुना था, लकी सिंह बिष्ट कह रहे थे कि इस देश से 66,000 बच्चियां हर साल गायब होती हैं और उनका पता कहीं नहीं चल रहा है। लकी सिंह बिष्ट एक इंटेलिजेंस एजेंट है, यू शुड नो दिस। आज जो जिस अतिथि से, जिस मेहमान से मैं आपको परिचय कराने वाला हूँ, ये अपने आप को गुमनाम रखना चाहती हैं, लेकिन ये आपको जो भी तथ्य से अवगत कराएंगी ये बिल्कुल सत्य है, और आप खुद गूगल चेक कर सकते हैं और आप खुद वहाँ जाके देख सकते हैं। वादिया गांव जो पालनपुर से 70 किलोमीटर दूर है, गुजरात में बनासकांठा ज़िले में पड़ता है, उस गांव की ये महिला है, या ये कमसिन सी लड़की है। हम इनसे इनकी और इनके पूरे उस गांव की
कहानी और मनोदशा के बारे में जानना चाहेंगे। इस गांव का नाम क्या है और क्या करता है गांव? इस गांव का नाम वादिया है। थरड़ जो हाईवे है उसके बिल्कुल करीब में आता है ये गांव। जी। और इस गांव में सदियों से देह व्यापार हो रहा है और इस देह व्यापार को अब परंपरा बना दिया है। सदियों से? जी। कितनी सदियों से? आज़ादी से पहले जब राजा महाराजाओं के यहाँ पे जो लोग तलवार सही करते थे और उनके हथियार जो बनाते थे, जो मतलब तेज चाकू तलवार जो धार करने वाले होते हैं। और राजा महाराजाओं के वहाँ पे जो दरबारी और जो नाचने वाले होते थे वो ये व्यापार पहले से कर रहे थे। तो उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाना सही समझा और ये इसी परंपरा के साथ चला आ रहा है। वैश्यावृत्ति की परंपरा कह रही हैं आप? जी। परंपरा पॉजिटिव चीज होती है, पर एक पॉजिटिव वर्ड है। आप यहाँ पे हर लड़की को ये करना ही पड़ेगा, ये यहाँ की परंपरा है, उस तरह से माना जाता है। मतलब ये गांव के लोग जो मर्द हैं वो इस चीज़ को रोकते नहीं है, वो इस चीज़ के खिलाफ नहीं जाते? औरतें ही देह व्यापार करती है तो वहाँ के मर्द सिर्फ नशा जुआ और दारू में लीन रहते हैं और बाप भाई ही अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को दलालों के पास बेचते हैं ताकि वो लोग पैसे कमा सके। आपको ये बातें कैसे पता है? मेरे साथ भी ऐसा सब कुछ हो चुका है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो कुछ मुझे अपने परिवार के बारे में बताइए ना। आपके परिवार में कौन कौन था और आपकी बहन को कैसे दे व्यापार में लाया गया और आप कैसे वहाँ से निकल पाई? तो मेरे परिवार में मेरी दादी है, मेरे पापा है, मेरी मम्मी की बहुत पहले डेथ हो गई थी और हम 3 बहनें और 1 भाई है। भाई सबसे बड़ा है। उसके बाद जो दूसरे नंबर की जो बहन है वो सबसे पहले मतलब हमारे छोटे परिवार में उसने ये व्यापार चालू किया और वो हमारे लिए कमाने लग गई घर में। सिर्फ वही कमाती थी और उसी की कमाई से पूरा घर चलता था हमारा। तो और उसने ये सोच लिया था कि अगर मैं अभी कमा रही हूँ तो मेरी जो 2 छोटी बहनें हैं वो आगे जाके नहीं कमाएगी। लेकिन गिव अस सम वाटर प्लीज। थोड़ा पानी पीजिए आप। जी, आप सांस लीजिए, आराम से बताइए। जी। और जब मैं 3 या 4 साल की थी तब से वो मुझे धीरे धीरे करके वो खुद मुझे छोड़ने जाती थी पढ़ाई करने के लिए, या फिर वो उसका एक ग्राहक भी था, मैं उसके साथ भी बहुत बार गई हूँ। उसके ग्राहक के उसके ग्राहक के साथ वो मुझे छोड़ने जाता था ताकि मैं पढ़ाई करके आऊँ, फिर वो मुझे लेके अब मेरे गांव भी छोड़ता था। ट्रक में बैठ के भी मैं गई हूँ। एक ट्रक ड्राइवर था मेरी बहन का ग्राहक, तो उसने उसके साथ बात की थी कि मेरी छोटी बहन है उसको पढ़ाई के लिए जाना है। तो मगर तो वो उससे 50-100 रुपये कम लेती थी और वो उसको बोलती थी कि इसको भेज दो पढ़ाई के लिए, उसको उस गांव तक लेके चले जाओ और फिर वहाँ से लेके आ जाओ। मतलब आई एम जस्ट सरप्राइज कि कितना कैजुअल आप बता रही हैं कि आपको आपकी बहन का ग्राहक एक ट्रक ड्राइवर 50 रुपये कम लेता था, उससे आपकी बहन 50 रुपये कम लेती थी, चूँकि वो आपको स्कूल तक छोड़ के आता था। जी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, मतलब ये कैसे हो रहा है? मतलब डिस्काउंट फॉर ड्रॉपिंग यू टू द स्कूल। या उस ग्राहक ने कभी आपके साथ कोई ऐसी हरकत नहीं की आपके साथ कुछ? नहीं, वो मुझे छोड़ने जाते थे वहाँ पे। आपको रॉन्ग टच कभी उसने किया नहीं आपके साथ में? नहीं। मैंने सुना था कि कुछ लड़कियां जो हैं वहाँ पे जब तैयार नहीं होती थी उनको नशा दिया जाता था। ये बात कहाँ तक सच है? कुछ बताएंगे इसके बारे में? ग्राहक कुछ वक्त कुछ बार ऐसा होता है कि जब उनको दारू पीना होता है या फिर उनको कोई नशे करने होते हैं तो वो चाहते हैं कि वो जिसके साथ सो रहे हैं वो भी उनके साथ करे। तो कई बार जो ग्राहक है वो भी फोर्सफुली नशा करवाते थे और जो लड़कियां मना करती थी कि हम ये नहीं करेंगे या फिर हम आज काम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि पूरा दिन काम किया, रात को सोने के लिए वक्त चाहिए, पर फिर भी और भी ग्राहक आ रहे हैं तो फिर उनको नशा करवा देते थे
कि नशा करते रहो और काम करते रहो। तो फिर मतलब यूँ टू से कि आपके यहाँ ड्रग और प्रोस्टिट्यूशन दोनों गुनाह एक साथ हो रहे हैं आपके गांव में जी, बगैर रोक टोक के। जी, मतलब मेरी रिसर्च बता रही थी कि कुछ बच्चियाँ जब रजिस्ट करती थीं तो उन बच्चियों को थोड़ा सा ड्रग देते थे ताकि वो बेहोश हो जाएं, और तब वो हाईवे ड्राइवर्स जो गुजरते थे वो उन बच्चियों के साथ में कुकर्म करते थे, और आहिस्ते आहिस्ते उन उन बच्चियों के साथ इतना कुकर्म किया गया कि वो बच्चियां जो हैं फाइनली दे रिलेंटेड एंड वो प्रोस्टिट्यूशन में आ गई। ये कहाँ तक सच है कि शुरू से उनको ड्रग्स में उसका आदि बनाकर नशे में दे के उनको इस बिजनेस में डालेंगे, ये कहाँ तक सच है? बहुत छोटी सी उम्र से भी बहुत सारी बच्चियों को ड्रग्स दिए जाते हैं, और ऐसे ड्रग्स जैसे जो कि बहुत ख़तरनाक है, जैसे वाइटा वगैरह हो गया, वैसे वाले ड्रग्स दिए भी जाते थे। और जो अगर बच्चियाँ बहुत छोटी है और जो चीज़ें सहन नहीं कर सकती है, उन लोगों के प्राइवेट पार्ट्स में भी वैसे वाले ड्रग्स डाले जाते थे ताकि उनको दर्द ना हो। कितनी उम्र की बच्चियों के साथ में? ये 6-7 साल की उम्र की बच्चियों के साथ, प्राइवेट पार्ट्स में क्यों डालते हैं ड्रग्स उनके? ताकि दर्द ना हो या फिर वो बहुत उस चीज़ से आदी हो जाए। ऐसा कितनी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा हुआ है ऐसा? अब पहले ऐसी लड़कियों के साथ बहुत होता था। जब मैं कुछ 10-12 साल की थी तब मैंने देखा है, मेरी कुछ दोस्त हैं मेरे साथ जो गांव में रहती थी, वो लड़कियां, और मेरे से बहुत छोटी लड़कियां, उनके साथ भी ये हुआ है। और मुझे भी मेरा बड़ा भाई घसीट के कोठे तक लेके गया है, और मेरे साथ 7-8 साल की उम्र में शोषण हुआ है। आपके साथ में? जी। बड़े भाई? बड़े मेरे ही बड़े भाई मुझे लेके गए थे कोठे तक, और उन्होंने ही बोला था कि अगर तू नहीं करेगी तो मैं तेरे साथ ये करूँगा। और सबसे पहले उन्होंने ही से कट कीजिए, उसको फिर से स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। सडनली एक पर्सनल गिल्ट लग रही है अपने अंदर। आई वाज ट्राइंग टू आस्क हर पर्सनल थिंग, वो अपना पर्सनल स्टोरी थोड़ा ठीक से बता रही थी। मैं कह रहा हूँ कि वाई अगर तुम्हारे भाई ने ऐसा कुछ किया है तो वाई डोंट यू जस्ट टेल अस इन डिटेल, ताकि वी शुड नो कि बीन थ्रू दिस ट्रॉमा। ये सब ठीक है, आप पूछिए, मैं बताती हूँ आपको मेरे साथ क्या हुआ था। तो ये कैसे इंसिडेंट हुआ था, और मतलब किस तरह से उन्होंने आप पे अटैक किया, क्या हुआ था? अ, तो मैं जैसे बता रही थी, मेरी बहन का जो कस्टमर है वो मेरे को शाम को छोड़ के गया था स्कूल से। मैं स्कूल से आई थी, 1-2 घंटे हुए थे मुझे। तो जब मैं घर पे आई तो वो लोग ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके थे कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे भी अब धंधे पे जाना चाहिए। दूसरी बहन पहले से अपने ससुराल में थी और उसकी शादी हुई हुई थी। तो मेरे घर पे सबसे पहले मुझे मेरी दादी लेके गई। उन्होंने मुझे समझाया कि देखो बेटा, अब क्योंकि घर में बहुत सारे पैसे दे नहीं पा रही है दीदी, और ऐसा हो रहा है क्योंकि वो थोड़ी बड़ी हो रही है, और अब उसके पास इतने ग्राहक आते नहीं हैं जितने पहले आते थे, और अब ग्राहक तुम्हारे पास आएंगे क्योंकि तुम बड़ी हो रही हो धीरे धीरे। तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जा पाऊँगी। मैं पढ़ाई करती हूँ, मैं और आगे पढ़ाई करूँगी, और मुझे दीदी ने मना किया है कि मैं नहीं बैठूँगी धंधे पे। तो पापा ने पहले तो घर पे मेरे को बोला कि तेरे को जाना पड़ेगा, और हम तेरे से पूछ नहीं रहे। मैंने कहा क्या, मैं तेने बता भी है कि तेने जाओ पढ़िस, तेने जाओ पढ़ से, अने तू जा से। अ, तो पापा ने फिर मुझे मारा। तो पापा ने मारा मेरे को थोड़ा। फिर उसके बाद भाई मुझे लेके गया घसीट के कोटे, पास में ही था, घर से ज़्यादा दूर था नहीं। तो मैंने લઈને ગયો એ જગા પર એને મારા ભાઈએ મારા કપડાં ફાડી નાખ્યા, અને એ મારી સાથે
એ મારા કપડાં ફાડીને મારા સાથે ગલત કરવું એને છોટી લાઈક મેં એટલે 6-7 વર્ષની હતી એ ટાઈમ પર. તો એ મારી સાથે મારું શોષણ કરી નાખ્યું મારા ભાઈએ જ. અને એના બાદ 2-3 ઘંટા તક મારા ભાઈ એ જે કરું મારા સાથે અંદર રૂમના અંદર. એના બાદ મને નશા આપી દીધા અને मतलब मेरा ही भाई उसने मेरे साथ रेप कर दिया था. फिर वो मेरे को धमकी दे रहा था कि अगर तू ये नहीं करेगी तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा. और तो वो सबसे ज़्यादा बुरा पार्ट था कि मेरा भाई मैंने जिसको बचपन से राखी बांधी है तो कितने साल का है आपका भाई? मेरा भाई अभी 40 साल का है. उस वक्त कितने साल का था? उस वक्त 30-32 साल का होगा. आपने अपने पिता से नहीं कहा जाके? मेरे पिता ने मुझे घर से मार के भेजा था कि जब मेरा भाई लेके जा रहा था तब मेरे पिता ने मेरे को घर पे ही मारा था. बोला था कि देखो ये काम करना पड़ेगा आगे जाके. तो मेरे पिता ने घर से मार के भेजा था मुझे भाई के साथ. और भाई ने 2-3 घंटे तक लगातार मेरे साथ शोषण किया. और फिर उसके बाद में ही मुझे ज़बरदस्ती मुझे दारू पिलाया और फिर मुझे फेंक दिया वहीं पे कोने में मेरे भाई ने. हमको लगा लोग दलाली करते हैं ना, लोग खुद करते हैं क्या वो लोग ये सब? मेरा भाई खुद एक दलाल था. वो दलाली करता था. उसने मेरे बड़ी बहन की भी दलाली मेरे भाई ने की. और फिर मेरे को भी मेरा ही भाई उसी में लेके जा रहा था. मैंने एक शेर सुना था. वो शेर है कि जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोटी, उस खेत के हर दाने गंदुम को जला दो. यानी जिस खेत से किसान को रोटी नहीं मिलती है उसके हर गेहूं के दाने को जला देना चाहिए. माय पॉइंट इस कि अगर एक परिवार का जो मुखिया है, बाप या भाई, जो एक्चुअली संरक्षक होता है, प्रोटेक्टर होता है, जब वो खुद अपनी बहन बेटी को इस व्यापार में फोर्स करके डाल दे तो आई डोंट नो कि मतलब ऐसे लोगों को इंसान कहा जाए कि इन सब लोगों को जानवर कहा जाए. लेकिन मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि आपके ज़रिए हमारी आवाज़ पहुँच जाए कुछ लोगों तक और लोगों के दरमियान में एक चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सके. तो कोई और घटना आप बता सकती हो कि आपको जो इस किस्म की हृदय विदारक कुछ? मेरे करीब में मतलब मेरी ही दोस्त थी, मेरी हम उम्र थी. तो उसके उसके पापा ने उसे उस मतलब कोठे में डाल दिया. उस दलाल के साथ उसको दलाल को बेच दिया था मेरी दोस्त को. आपकी दोस्त को उसके पापा ने? जी, मेरे साथ वो मैं बचपन से हम लोग साथ में रहते थे. हम लोग खेलते वगैरह थे साथ में ही. तो जब मेरी दोस्त को उसके ही पिताजी ने बेच दिया दलाल पे, तो जब भी वो एक तो जो लोग गो को पिंजरे में डाल देते हैं या फिर जो जो दलाल को बेच देते हैं तो उन लड़कियों को बहुत कम बाहर निकलने दिया जाता है. या तो फिर सिर्फ इसीलिए भेजते हैं कि हाईवे पे जाके खड़ा कर दें. और छोटी लड़कियों को हाईवे पे वहाँ पे खड़ा करते नहीं हैं, बड़ी लड़कियों को खड़ा करते हैं. क्योंकि छोटी लड़कियों को खड़ा करेंगे जो माइनर है उनको नहीं खड़ा करते थे. क्योंकि फिर आगे जाके कोई भी कंप्लेन वगैरह हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है.
तो या तो सिर्फ वो लोग उसको अंदर अंदर रखते थे या फिर बाहर रखते थे। तो हाईवे पे मोस्टली सारी बड़ी उम्र की लड़कियां होती थी और छोटी उम्र की लड़कियां सारी गांव में ही रहती थी। तो मेरी दोस्त मुझे बताती थी वो उसने मुझे बताया कई बार कि उसने 15 साल की उम्र से दारू पीना चालू कर दिया है क्योंकि उसको दलाल वगैरह दारू और ड्रग्स वगैरह देते हैं, वो लोग उनको गांजा फुकाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पे जो ग्राहक वगैरह जो कस्टमर्स उसके आते हैं वो उसके साथ मारा पीटी करते हैं क्योंकि उसने मुझे ये बात बताई है कि कुछ कस्टमर्स को सिर्फ अ, इसलिए नहीं मारते थे कि वो लड़कियों की बात नहीं मान रही है। कुछ कस्टमर्स इसलिए मारते थे क्योंकि वो उनकी शायद कुछ फैंटेसीज होती थी, उन्हें उनको मारना अच्छा लग छोटी छोटी लड़कियों को मारना अच्छा। मारना अच्छा लगता था। जी, इसलिए मेरी दोस्त मुझे कहती थी कई दफ़ा कि उसको मारते थे ऐसे, वो सारी बात मानती थी, वो उनके साथ दारू भी पीती थी, वो नशे भी करती थी और वो जैसा कहते थे वैसा करती थी। उसके बावजूद कुछ कस्टमर्स उसको मारते थे, उसके बॉडी पे निशान होते थे, वो मुझे दिखाती थी कई दफ़ा। यानी नशा भी, शराब, दारू, ड्रग्स और मारपीट भी जी 15 साल की बच्ची के साथ में। जी 200 से 300 औरतें इस व्यापार के अंदर है और गांव की जितनी पॉपुलेशन है आधी औरतों के जो बच्चे हैं उनको पता भी नहीं है कि उनके बाप कौन है। ये दलाल कैसे होते हैं? आप कहीं अगर पिता और भाई औरतों को बिजनेस में ज़बरदस्ती पुश कर देते हैं, तो एक अलग दलाल हैं क्या वहाँ पे कुछ दलाल? हाँ, उन दलालों को बेचते हैं और वहाँ पे कोठे और पिंजरे जैसी जगहें होती है कुछ, वहाँ पे अड्डे हैं कुछ 3-4 जहाँ पे वो लड़कियों को भेज देते हैं और बेच देते हैं और फिर उनसे जितना भी पैसा आता है वो दलाल कुछ पैसे रखते हैं और कुछ पैसे घर में बेच देते हैं। तो उस तरह से कमाई होती है वहाँ पे। मेरा पॉइंट से मुझे ये समझना है, एक दो घर हो सकते हैं, कुछ घर हो सकते हैं, एक गली हो सकती है। आप तो पूरा गांव रेड लाइट बता रही हैं। कि पूरा गांव इसमें शामिल है और कोई इसके खिलाफ कुछ बोलता भी नहीं था क्योंकि इसको परंपरा का नाम दे दिया। उस रेड लाइट एरिया में कस्टमर्स कहाँ से आते हैं, कौन लोग होते हैं? जो थरड हाईवे है तो वहाँ पे जितने ट्रक ड्राइवर्स वगैरह होते हैं और ये सब और आजू बाजू के जो सारे गांव है वहाँ से छुप छुप के आते हैं उस गांव में। जो बहुत सारे दलाल है वो हाईवे पे खड़े होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं, फिर उनको लेके जाते हैं अंदर। तो और बहुत सारी लड़कियों को भी बाहर हाईवे पे खड़ा करते हैं ताकि वो कस्टमर्स को गांव के अंदर लेके जाए। कोई रोकता नहीं इसको, सरकार की तरफ से कोई देखता भालता नहीं, मना नहीं करता, कोई पुलिस कोई प्रशासन कुछ नहीं है वहाँ पे? मतलब वो उस गांव को बहुत अलग पूरे ज़िले से और पूरे राज्य से बहुत अलग वो गांव है। स्कूल और आंगनवाड़ी बस वो 2 चीज़ थी तो वहाँ पे भी यही चीज़ें चालू हो गई और कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और सरकार का कोई ध्यान नहीं है गांव की तरफ और मतलब कोई ध्यान देता नहीं है उसकी तरफ। वो लोग अपने में अकेले में रहते हैं और ना पास के गांव का उस गांव से कोई लेना देना है, ना वो गांव आसपास के गांव से कभी मेल मिलाप चाहता है क्योंकि उनकी आमदनी ऐसे होती है तो वो उनको ना कोई रोकता टोकता है ना वो चाहते हैं कि उनको कोई रोके। आप कह रही हैं कि एक समृद्ध राज्य के अंदर एक पूरा गांव वेश्यावृत्ति में लिप्त है और वो एक अलग थलग पूरे गांव से, पूरे अपने अड़ोस पड़ोस से एकदम अलग होके ये चीज़ कर रहा है और कोई उनको रोकता टोकता नहीं, कुछ करता नहीं। उस गांव में बिजली, पानी, पक्की सड़क ऐसी सब भी दिक्कत है। वो गांव इतने सालों के बाद भी आज तक भी वहाँ पे बिजली मतलब कुछ सालों के पहले तक बिजली, पानी, पक्की सड़क हाईवे के पास में आप कह रही हैं और उसमें कोई बिजली और पक्की सड़क और पानी नहीं था? नहीं। मतलब क्या किया था सरकार ने? उस गांव को छोड़ दिया? सरकार ने लोगों को मतलब अनाथ बना दिया उस गांव को कि वहाँ सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है? वहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है, सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया वो गाँव पे। आप तो कह रही हैं 2008 एकड़ ज़मीन दी थी उनको।
उसका तो बहुत ही ख़राब इस्तेमाल किया, और स्कूल और जो आंगनवाड़ी वगैरह थी वो भी फिर कोठे में बदल गई। वहाँ पे स्कूलों में भी ये सारी चीज़ें होती थी। स्कूल और आंगनवाड़ी, आई एम सॉरी, मैं आपको फिर से दोहराने कह रहा हूँ क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मतलब बॉम्बे में कमाटीपुरा में पिंजरा उन जगहों को कहते हैं जहाँ पे वो वेश्याएं जो हैं अपने ग्राहकों को ले जाती हैं। आप कह रही हैं कि पूरे स्कूल कन्वर्ट कर दिए? जी, स्कूल और आंगनवाड़ी जैसी जगहों पर भी देह व्यापार होना चालू हो गया था। अच्छा, आपके यहाँ पुलिस स्टेशन है? वहाँ पे पुलिस है उस जगह पे? मतलब हमारे पास वाले गाँव, हमारे गाँव के लिए कोई पुलिस स्टेशन और ऐसा कुछ है नहीं। पास वाला गाँव कौन सा है आपका? पाली और ऐसे मतलब हाईवे से क्रॉस करके वहाँ पे पुलिस स्टेशन है, वो बहुत लेकिन दूर है। तो पुलिस वगैरह भी उस गाँव के वहाँ पे कुछ करती नहीं है, क्योंकि जो जितने दलाल वगैरह है वो लोग अपने पास बंदूकें रखते हैं। वो खुद उनके पास ऐसी ऐसी खतरनाक चीज़ें होती हैं, और वो तो खुद एकदम कितने सारे मर्डर्स करके बैठे होते हैं, तो पुलिस ज़्यादा दिलचस्पी लेती नहीं है। तो मेरा मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या वेश्यावृत्ति फोर्सिबली की जाती है या औरतें उसको एक्सेप्ट कर ले रही हैं कि एज ए नॉर्म, मतलब उनको लग रहा है कि ये यही तो परंपरा है तो करना है? ज़्यादातर तो यहाँ फ़ोर्स ही किया जाता है सारी औरतों को। एक औरत थी जिसकी एक बेटी थी, और पता नहीं था कि उस बेटी का बाप कौन है। तो वो अपनी बेटी को अकेले ही पालती, और तो जब वो बूढ़ी हो गई और उसकी डेथ हो गई, तो उसकी जो बेटी थी, उस दलालों ने उसको भी उस काम में डाल दिया, और उसने मना कर दिया कि वो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि उसकी माँ ने उसको बोला था कि तुम ये नहीं करना, आगे जाके पढ़ाई करना और तुम बाहर निकल जाना इस गाँव से। तो जब उसने बाहर निकलने की कोशिश की और उसने वो व्यापार छोड़ने की कोशिश की, तो उसके साथ दलालों ने शोषण किया, और इन्हें गामना वच्चे वो पेड़ पर नंगू કરીને એને લટકાવી નાખ્યું। एक मिनट, आप गुजराती में बोल रही हैं फिर से? क्या आपने क्या कहा? मतलब मैं समझ गया, मैं चाहता हूँ मेरे लोगों के लिए आप हिंदी में बोलिए आप। वो जो लड़की थी उसके साथ दलालों ने रेप करके उसको उसके कपड़े वगैरह सब निकाल के उसको पेड़ पे लटका दिया था, नंगी औरत को। नंगी औरत को जिसने इनकार किया तो उसको पेड़ पे लटका दिया, जी। लोगों को सबक सिखाने के लिए कि जो नहीं करेगा उसको ये हश्र होगा उसके साथ में। जी। कब की बात है ये? ये जब मैं कुछ 2-3 साल की थी तब मैंने ये देखा था। 2008 या 9 में एक लड़की मुंबई आई थी कि उसका एक बेटा था, और उस बेटे के भी बाप का पता नहीं था, तो उसे बस अपने बेटे का खर्चा निकालना था और उसे पढ़ाना था। तो वो मुंबई आई थी, और वहाँ पे उसने कहा कि मुंबई में जब वो यहाँ पे कामाठीपुरा साइड में अगर कुछ अपना काम करेगी तो वो ज़्यादा कमा सकती है और अपने बेटे की पढ़ाई पूरी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे आधे से ज़्यादा पैसा दलाल ही ले लेते हैं, तो उनके लिए कुछ बचता नहीं है। तो जब वो मुंबई आई तब उनका रेप हो गया और उनका मर्डर कर दिया, और इस डर से भी गांव की और लड़कियां बाहर नहीं जाना चाहती थी, या गांव के लोग लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि बाहर जाके भी जब किसी ने पहली बार कोशिश की कि मैं गांव से बाहर जाके कुछ कमाऊं, तो जब उन्होंने बताया कि वो ये इस गांव से है ये वो, तो उसका मर्डर किसे कर दिया? उस गांव के लोगों ने कर लिया कि मुंबई के लोगों ने कर दिया? मुंबई में ही उसका मर्डर हो गया। और ये सिर्फ उस खबर आई थी कि गांव की जब वो लड़की गई है, तो कि अब किसी को पता नहीं है कि वो असल में भी कामाठीपुरा पहुंची या नहीं पहुंची, या मुंबई तक भी वो लड़की पहुंची। तो यानी ये संभव है कि आपके गांव के दलालों ने ही शायद उस लड़की के बाहर निकल के जाने पर उन लोगों ने उसकी हत्या करना बेहतर समझा, ऐसा हो सकता है? ऐसा बहुत मुमकिन है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं था कि गांव के दलालों ने किसी के साथ रेप किया और किसी का मर्डर कर दिया हो। एक दो केसेस ऐसे भी हैं कि जब वो बाहर निकल के उस धंधे और उस व्यापार से बाहर निकल के शादी करना चाहती है, तो ऐसा भी हुआ है कि उस आदमी जो उससे शादी करना चाहता है उसको भी बहुत धमकाया है। और तो ये भी 2013-14 की बात है कि एक लड़की थी, 25 साल की करीबन उसकी उम्र होगी, और एक 35 साल तक का आदमी जो उसका ग्राहक था, जो 1 साल से उसके पास आता था, उसको उससे प्यार हो गया था। लेकिन
वो लड़की के पास बहुत सारे ग्राहक थे और एक ग्राहक 60-70 साल का आदमी था, जो बहुत पैसे देता था उस दलाल को और उस लड़की की वजह से बहुत सारे पैसे दलाल को मिलते थे। उसका दलाल उसका भाई ही था। तो लड़की के दलाल उसका भाई था? भाई उसका दलाल था। तो जब उसने घर पे बात की कि उसको शादी करनी है, तो उसको उस लड़की को धमकी दे दी कि तुमको और तुम्हारे आशिक को दोनों को मार दिया जाएगा। तुमको रखे मतलब तुमको व्यापार ही करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मार देंगे। तो उस तो लड़के ने रात में उस लड़की को भगा दिया वहाँ से। पर फिर जब कोर्ट में वो लोग शादी करने गए तो वो लोग शादी कर नहीं पाए, क्योंकि उस लड़की के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं था, कोई प्रूफ नहीं था कि वो 18 साल से ऊपर की लड़की है। क्योंकि अभी मतलब थोड़े साल पहले तक भी लड़कियों के पास या फिर गांव में किसी के भी पास अपने कोई आधार कार्ड या कोई आईडी कार्ड नहीं होते थे कि जिससे वो उनकी कोई पहचान हो। पूरे गांव में किसी के पास आधार कार्ड भी नहीं है? मतलब बहुत कम लोगों के पास ऐसे आधार कार्ड वगैरह होते थे, जो जो गांव के बहुत कम लोग जो पढ़ाई के लिए जो लड़के जा रहे हैं सिर्फ वो अपने आधार कार्ड बनाते थे, और वो भी झूठे, क्योंकि कहीं बता नहीं सकते कि हम इस गांव के हैं। लोग अपने आप को उस गांव से बताते भी नहीं कि नहीं नहीं, जब मैं भी अपने गांव से बाहर पढ़ाई करने के लिए निकली तो मुझे मेरी आइडेंटिटी छुपानी पड़ी। मुझे मना कर दिया गया मेरी बहन ने ये बताने से कि तुम इस गांव से हो। नहीं तो क्योंकि ऐसा हुआ है बहुत बार कि जब गांव के लोग आसपास के गांव में पढ़ने गए हैं, वहाँ के आंगनवाड़ी वगैरह में ज़्यादा डिस्टेंस होता नहीं, थोड़ा चल के 3-4 किलोमीटर जाओ तो दूसरा गांव आ जाता है। तो जब लोग बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते थे तो उनके साथ टीचर और दूसरे बच्चे और पूरा गांव वाला अच्छा व्यवहार नहीं, उनको मारते पीटते थे और फिर इस वजह से बच्चे जाते नहीं थे पढ़ाई करने के लिए। तो बहुत सारे बच्चों को अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती थी और ये वो लोग बताते नहीं थे कि वो इस गांव से है। यानी बच्चों को शर्म आती थी बताते हुए कि वो वादिया गांव के हैं? हाँ, उनको शर्म भी आती थी और आजू-बाजू के लोग उनके साथ बहुत ख़राब व्यवहार करते थे, उनको मारते पीटते थे। आपको और कोई चीज़ ऐसी आपको वहाँ के बारे में याद है जो बहुत आपको अंदर से बहुत तकलीफ देती है, आपकी आत्मा को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाती है? ऐसी कोई चीज़ है आपके लिए जो आपको याद आती है वहाँ पे? हाँ, जब मेरे भाई ने मेरे ही साथ शोषण किया तब उस वक़्त मुझे लगा कि एक जब इतने सारे गाँव की लड़कियाँ ये सब हर रोज़ सहती है, उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ ये सब उनके साथ रोज़ होता है। मेरे साथ एक बार हुआ, उनके साथ दिन में 4, 5, 6, 8 बार होता है रोज़। तो वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था किस्सा मेरे लिए कि जब मैं कोई एक चीज़ एक बार मैंने अगर वो एक्सपीरियंस किया और वो उसकी वजह से मैं रोज़ डरती हूँ या फिर मुझे उससे रोज़ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने आप से जब घिन आती है उस एक इंसिडेंट की वजह से। तो ऐसे इंसिडेंट वहाँ पे हर लड़कियों के साथ दिन में 8-10 बार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर दिन ही वो लड़कियाँ पता नहीं किस तरह से गुजारती होगी। तो मैं बस उसी चीज़ को लेके उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। फिर वो जो आपकी बहन ने जो आपको पढ़ाई के लिए भेजा था, तो आप अपने गांव से बहुत दूर कब निकल पाई? कब वहाँ से पूरे इस चंगुल से आप आज़ाद हो पाई? कब आप पढ़ाई कर पाई? मैं अपनी 5वीं 8वीं तक की तो पढ़ाई मैंने आसपास के गांव तक ही की थी। फिर उसके बाद उसने कुछ पैसे जमा किए थे मेरे लिए। उसने और तब तक मित्तल बेन वगैरह ने हॉस्टल्स वगैरह चलाए थे अहमदाबाद के अंदर। तो मुझे अहमदाबाद भेजा था मेरी बहन ने। मैंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई अहमदाबाद में की और फिर वहाँ से मैं आगे गई। आपने 12वीं तक पढ़ाई कर ली अहमदाबाद में? जी। उसके बाद क्या किया आपने? उसके बाद मैंने नीट की तैयारी की। जी, नीट भी कर लिया आपने? जी, जी। फिर उसके बाद आगे आगे पढ़ाई की आपने? आगे फिर मैं मुंबई आई हूँ आगे की पढ़ाइयों के लिए। अहमदाबाद कितनी दूर है आपके गांव से? 200 किलोमीटर। बहुत ज़्यादा दूर नहीं हुआ? मतलब सारा प्रशासन वहाँ है, सारी सरकार वहाँ है, तो वहाँ अहमदाबाद से एनजीओज़ या सरकारी अफसरों ने जाके कभी आपके गांव में कुछ करने की कोशिश नहीं की? उन्होंने कोई इम्प्रूवमेंट, सुधार लाने की कोशिश नहीं की उन लोगों ने? सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ। जो किया मित्तल बेन के एनजीओ ने किया
और वो अभी तक करती रहती है चीज़ें गाँव के लिए। तो और अभी तो गाँव में 2025 में ही एक छोटा सा स्कूल बनाया है। 2025 में पहला स्कूल बना है आपके गांव में? प्लीज से इधर अगेन। 2025 में वापस 2024-25 में पहला स्कूल बना है। हम लोग इस देश में एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं और आप कहते हैं इस गांव में पहला स्कूल 2025 में खुला है। जी, 2024 से मतलब बनना चालू हो गया था, 25 से अब बच्चे जाते हैं और रेगुलरली वहाँ पे पढ़ाई करते वैश्याओं के बच्चे और बच्चे कौन बच्चे हैं वहाँ पे? हैं। सारे बच्चे जाते हैं, गाँव के जितने भी हैं। अब कितनी वैश्याएं हैं वहाँ पे? 150 से 200 और। अब भी हैं घर? जी, और उनके पुरुष अब भी उनकी कमाई के पैसे खाते हैं? जी। माय पॉइंट इज कि भारत आज बहुत मॉडर्न है, हमारी पुलिस बहुत एक्टिव है और लॉ इन्फोर्समेंट हमारा बहुत स्ट्रांग है। कैसे ऐसी विभित्स घटना हो सकती है और क्यों सरकार और सरकार के लोग जो हैं इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, दखल नहीं दे रहे हैं? सरकार ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन कुछ एनजीओ वाले मित्तल बेन, शारदा बेन और फिर उनके हस्बैंड्स और ऐसे लोग आए थे ताकि वो गाँव के लिए कुछ कर पाए, उनको बदल पाए। पर काफ़ी ज़्यादा लोग उस वक़्त डर गए थे, क्योंकि उस वक़्त उनके पास मीडिया थी और वो सब कैमरा वगैरह लेके आए थे गाँव में। तो उनको काफ़ी डर लग गया कि बाहर जब लोगों को ये पता चलेगा और फिर जब आगे तक ये बात जाएगी कि इस गाँव में इतना सब कुछ होता है, तो हो सकता है कि ये चीज़ें बंद हो जाए और फिर उनके पास कोई व्यापार रहेगा नहीं करने के लिए। तो धीरे-धीरे मित्तल बेन और शारदा बेन ने उनको विश्वास दिलाया। मित्तल बेन के ऊपर एफआईआर कर दी थी गाँव के कुछ लोगों ने कि ये तो हमारे यहाँ पे आके हमसे रिश्वत लेती है, ये हमसे 5-5 हज़ार रुपए लेती है, यहाँ पे गाँव के लोगों को परेशान करती है, ऐसा करके उन लोगों ने एफआईआर कर दिया। पर क्योंकि पुलिस जानती थी कि ये गाँव कैसा है और यहाँ के लोग किस तरह से करते हैं चीज़ें, तो उनको बहुत जल्दी बेल मिल गई थी। पर गाँव के लोग बिल्कुल भी ये नहीं चाहते थे कि कोई बाहर का आए इस गाँव में और कुछ बदले। मित्तल बेन ने गाँव के औरतों से बात करना चालू किया। धीरे-धीरे गाँव के बुज़ुर्ग औरतों से और जो औरतें काम करती हैं उनसे बात करना चालू किया धीरे-धीरे। उनको समझाया कि उनके लिए उनके शरीर के लिए ये ठीक नहीं है और मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग को बीमारी एड्स वगैरह की बीमारी जैसी भी चीज़ें हो गई थी। फिर उन्होंने शादियों की बात करवाई कि हम आपकी बच्चियों की शादी करवा देंगे। तो फिर जब शादी वगैरह की बात हुई तो गाँव के लोग और परेशान हो गए कि शादी तो नहीं करवा सकते, नहीं तो आगे हमारा धंधा नहीं बढ़ेगा। मित्तल बेन ने गाँव के लिए सबसे पहले सड़कें बनवाई, पानी की व्यवस्था की, फिर धीरे-धीरे बिजली की व्यवस्था की। कब किस साल में सड़क बनी और 2005 में सड़क बनने का काम चालू हुआ और फिर उसके बाद धीरे-धीरे पानी वगैरह की समस्याएँ दूर की, बिजली की समस्याएँ दूर की। बच्चों के लिए 2012-13 में हॉस्टल्स बनवाए ताकि बच्चे वहाँ हॉस्टल में ही जाए, वहीं पढ़ाई करें और वहीं खाना-पीना। उनका गाँव से कुछ लेना-देना नहीं था क्योंकि वो गाँव में वापस आएँगे तो वो उसी चीज़ में पड़ जाएँगे। फिर लोगों को लोन देना चालू किया, लोगों को गाय, भैंस ये सब दिया ताकि वो लोग कुछ उनकी आमदनी हो पाए, कुछ व्यापार कर पाएँ। कुछ लोगों को खेती के लिए उकसाया। फिर आज भी गाँव वालों को मित्तल बेन और शारदा बेन लोन देती है। आज भी वो अपने छोटे-छोटे व्यवसाय चालू करते हैं और आज भी धीरे-धीरे लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ से बाहर निकल के कुछ दूसरा करने की कोशिश करें। बिजली कब आई आपके गांव में? 2013-14 के करीब में बिजली आई है गाँव के अंदर। बट मैंने कहीं पढ़ा था किसी पेपर में कि 2012 या 14 में एक सामूहिक लग्न कराया था उन लोगों ने इन वेश्याओं का। जी, जी। 12 लड़कियों की शादी करवाई थी और 25 लोगों की सगाई करवाई थी उस गाँव में। क्योंकि शादी के बाद लड़कियाँ देह व्यापार नहीं करती है। जी।
तो उसको रोकने के लिए सबसे जल्दी रोकने के लिए यही था कि अगर शादियाँ करवा देते हैं लड़कियों की। आपने कभी सोचा नहीं कि आपने पढ़ लिख लिया है और आपने इतना सब उस गांव में जो बुराई देख ली है, उस यौन शोषण को आप किस तरह रोक सकें आप? मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं गाँव में जाऊँ, मैं जाती भी रहती हूँ। मैं एक-एक घर में जहाँ पे बेटियाँ हैं और जहाँ पे लड़के हैं, लड़कों को भी नहीं पढ़ाने देते हैं, उनको भी दलाली के लिए डाल देते हैं बार-बार। तो मैं जाती रहती हूँ और मैं एक-एक घर में कोशिश करती हूँ कि वो लोग अपने बच्चियों को पढ़ाने के लिए आजू-बाजू गाँव में भेजें या फिर कहीं अहमदाबाद भेजें, जहाँ पे हमारे गाँव के लिए हॉस्टल ऑलरेडी बने हुए हैं। और अगर उनको एडमिशन को लेके कोई दिक्कत है या फिर किसी और चीज़ को लेके कोई दिक्कत है, तो आधी चीज़ें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं वो मैं खुद करके दे देती हूँ बच्चों के लिए। मेरा माय होल पॉइंट इज आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कि आपके गांव के सारे मर्द एक साथ कैसे हार्टलेस, ये कैसे राहिम बेरहम हो सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। पता नहीं, अब तो धीरे-धीरे करके पूरे गाँव में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। अब लोगों को बता रहे हैं कि अब पुलिस का भी डर है, अब वहाँ पे पुलिस भी छापा मारती है हर। छापा मारती है। अब क्योंकि अब वो जो एनजीओ वाले थे उन्होंने सबसे पहले कंप्लेन ही किया पास के पुलिस स्टेशनों के बारे में कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है यहाँ पे। तो अब हर थोड़े टाइम में पुलिस भी छापा मारती है, वो देखती हैं कि कहीं माइनर लड़कियाँ तो नहीं है वहाँ पे। ये सब वहाँ पे होता है। और भी कुछ गाँव ऐसे हैं जो सच में आगे बढ़ना चाहते हैं। फिर कुछ लोग हैं अभी भी जो नहीं, वो परंपरा के नाम पे वहीं तक रहना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे। पर धीरे-धीरे हमें लगता है कि हम उन लोगों का भी दिल बदल लेंगे और हम पूरी तरह से हमारे गाँव से ये व्यापार ख़त्म कर देंगे एक दिन। आप जब गांव में वापस गई थी तब लोगों ने आपको आने दिया और लोगों से मिलने दिया, और आप जब लोगों को काउंसलिंग कर रही थी, लोगों को काउंसलिंग करने दी आपको उन लोगों ने? जी, जब मैं गाँव में गई थी तब तक हाँ, जब मैं अपने घर ही गई पहली बार, तो पापा पापा थोड़े-से गुस्से में थे कि अब क्यों आई हो वैसा करके। और मतलब बहुत दादी तब तक मेरी गुज़र चुकी थी। और फिर पापा बहुत गुस्से में थे, भाई अभी भी मेरे से बात नहीं करता है। पापा अभी जिस भाई ने आपके साथ में ज़बरदस्ती की? मैं भी उससे बात नहीं करती और वो भी मेरे से अब बात नहीं करता है। पर हाँ, मेरी जो सबसे बड़ी बहन थी उसको अब हमने निकाल दिया है उस धंधे से बाहर। वो मेरे साथ यहीं पे रहती है। और मैं जभी भी गाँव में जाती हूँ तो कुछ लोग जो है वो मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं, मुझे उस तरह से देखते हैं कि अच्छा अभी आई है तो कुछ बच्चे आते हैं बहुत सारे कुछ एडवाइस लेने कि अब हमें आगे क्या बढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। और कुछ लोग जो उस परंपरा से आगे नहीं निकलना चाह रहे हैं और वहाँ से बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं, वो लोग, कुछ ऐसे भी घर हैं जहाँ पे मुझे अंदर घुसने नहीं दिया जाता कि ये ऐसा बिट्रेयल है इसका, ये बाहर जा ये 4 किताबें पढ़ के अपने आप को पता नहीं क्या समझ रही है, हमारी परंपरा को गलत बता रही है। कुछ वैसे भी घर हैं वहाँ पे। और कुछ घर हैं जो बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं। और तो जो एक सामूहिक लग्न हुआ था, उन लोगों ने और शारदाबेन ने और सामूहिक लग्न करने के प्रयत्न नहीं किए उन्होंने? होता है हर 2 साल में, हर साल में 1 बार, 2-3 साल में 1 बार, ऐसे बार-बार लग्न होते रहते हैं। सामूहिक लग्न और एंगेज। तो यानी कोशिश हो रही है ना आपकी सुधार लाने की, आपके गांव में कोशिश हो रही है। हालात अब उतने ख़राब नहीं हैं, अब बेहतर हैं। जी, पहले जितने ख़राब थे उतने ख़राब हालात अब नहीं हैं। मैं कविता में बिलीव नहीं करता और मैं शेर व शायरी पसंद नहीं करता, लेकिन ये एक शायर की जो कुछ विचार हैं वो बहुत ही पावरफुल तरीके से आपको इन शब्दों में मिल जाएंगे जो मैं आपके साथ सुना रहा हूँ। सुनो सुनो तुम्हें आवाज़ें बुलाती हैं, जो सदियाँ सदियों से हो रहा है, सुनाती हैं। वो कहती हैं हम तुम्हें महफूज रख नहीं सकते, यहाँ सब इब्ने फ़िरऔन हैं, कुछ कर नहीं सकते। यहाँ तुम्हारे लिए हवस है, जाल पिंजरा और कफस है।
बस खुले न तुम्हारी जुल्फ और ज़ुबान, किसी तरह बचा लो अपनी ज़ात लात से, घूसों से बेशुमार, तमाचों से तमाशों से। सुनो भागती रेंगती झुंझलाती घसीटती मारती हाफती घर चली जाना, किसी दरिंदे के हाथ ना आना। ये सब जब कर लो तो जान लोगी, ये मान लोगी कि तुम्हें कहीं कोई बचा नहीं सकता। रास्तों पर, बसों में, घरों में, अस्पतालों में, नालों में, कब्रिस्तानों में। आपको पता है महिला शोषण कब्रिस्तान में एक दफन की हुई औरत के साथ भी उसको निकाल करके उसके साथ में जो है लोग। दोस्तों ये आपने इनकी कहानी सुनी, और ये गांव जो है हमारे देश में, और ये सारी जो उन्होंने क्रूरताएं, 15 साल की बच्ची को पीटना मारना, नशा कराना ताकि वो जो है उस चीज़ में उनका सहयोग करे, और बच्चियों की प्राइवेट पार्ट्स पे वो ड्रग्स को डालना कि वो बच्चियों को तकलीफ ना हो और उनको उसमें इनिशिएट करना। आई डोंट नो, आई फाइंड दिस सो इनह्यूमन एंड बार्बरिक। बट आपने खुद उस गांव की एक लड़की जिसने छोड़ करके उस जीवन से फरार इख्तियार करके जो है अपनी कहानी बयान की है, और कैसे उसके अंदर एक मामूली सा बदलाव लाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कि सरकार और लोग जो हैं उस पर ध्यान दें और उसके अंदर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐसे स्टेप्स उठाएं कि ये 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 हालात को सुधार सकें वो लोग। आप और कुछ कहना चाहेंगी? सर, जो आपने पोएट्री चालू की थी, जी। मैं उसके आगे, सुनो भागती रेंगती झुंझलाती घसीटती मरती हाफती घर चली जाना, कहीं किसी दरिंदे के हाथ ना आना। ये सब जब कर लोगी तो ये जान लोगी, ये मान लोगी कि तुम्हें कहीं कोई बचा नहीं सकता। रास्तों पर, घरों में, अस्पतालों में, नालों में, कब्रिस्तानों में इन्हें नज़र आती हैं सिर्फ लड़कियां। झांगे, गोश्त, लोथड़े, छातियाँ, चर्बियाँ, हड्डियाँ, बच्चियाँ, दादियाँ, चाचियाँ, बेटियाँ, लड़कियाँ। तो सुनो, तो सुनो, अपने पैरहन पर भरोसा ना करना, ये कफन तक को तो छोड़ते नहीं हैं, हम जैसियों की लाश पर रोते नहीं हैं। ये नाखून से छील करके जिस्म खाते हैं, रिंद है बदन के तमाम पुर्जे सूंघ कर चबाते हैं, किसी अखबार के आर्टिकल में कैद हो जाओगी, जीती जागती मरती मराती जल जाओगी। फिर भी तुम्हें लगे कि लोग मोमबत्ती लिए कब्रों पर आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, रास्तों पर निकल आते हैं। तो सुनो, तुम कब्र में भी महफूज नहीं हो, लोग कब्रें खोल देते हैं और मुर्दा औरत। शुक्रिया। ये इंटरव्यू से ज़्यादा मुझे एक दर्द भरी फरियाद दिख रही है, एक मजबूर और एक मजलूम लड़की जिसके साथ ज़बरदस्ती की गई है, जिसके जिस्म को सिर्फ खिलौना बनाया गया, और कुछ चंद रुपयों के लिए उसकी इस्मत, उसकी शराफत, उसकी मासूमियत को जो है वो कुचला गया है, बहुत ही बेदर्दी से, बहुत ही जालिमाना तरीके से। ऐसी बहुत सी घटनाएं होती रहती हैं इस देश में। आपने अभी कुछ दिनों पहले ही सुना होगा कि एक 60 साल के बूढ़े ने एक 3 साल की बच्ची का रेप किया। वहाँ लोगों ने आवाज़ उठाई, बहुत भीड़ एकत्र हो गई थी, और उस जानवर को सज़ा दिलाई गई। लेकिन इन जानवरों को क्या, वादिया में जिन जानवरों ने अपने घर की बच्चियों को, उनके साथ में ये सब हरकतें की, और उन बच्चियों के साथ इस किस्म का शोषण और प्रताड़ना की, एक्सप्लॉइटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन किया। आई फाइंड दिस इंटरव्यू इज़ वेरी इमोशनली ड्रेनिंग फॉर मी। आई मीन आई हैव नॉट, एज आई सेड कि मैंने इससे पहले बहुत से इस किस्म की बातचीतें की हैं, बट ये इस लड़की ने
ज़मीर को हिला दिया है। और मैं सिर्फ आप सब लोगों से यही सवाल कर रहा हूँ कि इस देश में जहाँ देवियों की पूजा होती है, जहाँ पैरों के नीचे जन्नत समझी जाती है, जहाँ लोग औरत को लक्ष्मी समझते हैं, वहाँ औरतों के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। बच्चियों के साथ, फूल सी मासूम कोमल बच्चियों के साथ, किसी भी किस्म की औरत के साथ नहीं होना चाहिए, और छोटी बच्चियों के साथ तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आई जस्ट डोंट नो, आई मीन फॉर मी, आई एम ट्राइंग टू, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग अगर उन पुकारों को, उन आवाज़ों को, उन फरियादों को अगर सुन सकते हों जो हम तक नहीं पहुँची हैं, कि हमारे कान उन लोग तक उन चीज़ों के लिए बहरे थे, और शायद अब आ गई है, उस पहुँच गई है, और इस लड़की ने हिम्मत दिखा के अपने गांव को छोड़ के पढ़ाई करके, और उसके बाद फिर वहाँ जाके हिम्मत दिखा के घर घर जाके लोगों को बोलना शुरू किया है, तो हम और आप तो इससे ज़्यादा कर सकते हैं। वी ऑल ओव दिस, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सब करें। यू नो, देर इज़ अ प्रॉवर्ब इन इंग्लिश, आप सबने सुनी भी होगी, इट इज़ इनफ फॉर द विक्ट्री ऑफ एविल दैट गुड मैन डू नथिंग। बुराई की जीत के लिए इतना काफ़ी है कि अच्छे लोग खामोश रहें, अच्छे लोग कुछ ना करें, और अगर वो खामोश रहेंगे तो बुराई ऐसे ही जीत जाएगी।